पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन गास लॉ का, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज गास लॉ। तो गॉसेस लॉ, गासेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना, गासेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं इसका। पहले स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerging through a closed surface, remember closed, यहाँ पे closed surface not open surface है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerging through a closed surface is equal to the total charge enclosed by that closed surface। ये स्टेटमेंट हो गया। तो अगर आया तो आपको इसको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating through a closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface। सपोज ये कह रहा है कि मुझे एक क्लोज सरफेस दिया है इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोपाइड, ऐसा ये क्लोज सरफेस है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, या ऐसा मुझे कोई एक ऐसा इस तरह से कोई गासियन सरफेस टाइप का ऐसा कोई मुझे गासियन सरफेस दे दिया है, सरफेस क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस ऐसा। तो ये कह रहा है कि जो फ्लक्स होगा यहां से जो फ्लक्स निकलेगा दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड है ना। एक ओपन ऐसा पेपर है वो क्लोज नहीं है, पेपर को आप सिलेंडर फॉर्म में या क्यूब फॉर्म में डाल दिया तो वो क्लोज सरफेस बन गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे ये आप देख रहे हैं ये जो एक पेज है दिस इज ओपन सरफेस, लेकिन अगर इसको मैं सिलेंडर फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, इसको इस तरह से सिलेंडर फॉर्म में और इधर से भी इनक्लोज कर दिया, इधर से भी पेपर लगा दिया, तो ये आपका क्लोज सरफेस हो जाएगा सिलेंडर, है ना। ये ओपन है तो ये कहता है क्लोज सरफेस देखिए, ओपन सरफेस नहीं क्लोज में, क्लोज है सिलेंडर फॉर्म में भी दिया जा सकता है आपको ऐसा, ये ऐसा सिलेंडर फॉर्म में। ये कहता है जो इससे फ्लक्स निकलेगा, तो ये सपोज क्यू चार्ज है, इसको इनक्लोज कर रहा है, ये क्यू चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, और यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है तो इसमें क्यू चार्ज है अंदर, तो वो कहता है कि इसको लिखते हैं जाई साइज, ये साइज इज इक्वल टू क्यू टोटल चार्ज इनक्लोज। जो फ्लक्स लाइन निकलेगा ना, जो फ्लक्स लाइन निकलेगा उसकी टोटल क्वांटिटी रहेगा जितना वो चार्ज को इनक्लोज करेगा ऐसा। लेकिन इसको हम लोग क्या है, हम लोग लिखते हैं इसको मैथमेटिकली D का सरफेस इंटीग्रेशन है, ऐसा क्लोज पार्ट है, क्लोज सरफेस है, सो D वेक्टर और इसका जो डॉट करके लिखते हैं ds वेक्टर। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि D वेक्टर और जो एरिया है वो नॉर्मल रहे हमेशा। जैसे D वेक्टर एक पर्टिकुलर ऐसे डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऐसा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा D की वैल्यू, तो हमें जनरली D दिया रहता है, फ्लक्स डेंसिटी दिया रहता है ना, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये कहता है कि psi is equal to q that is equal to d dot ds वेक्टर ऐसा। तो ये जो है d जो है that is equal to epsilon e, अगर फ्री स्पेस रहेगा तो epsilon नॉट लिखेंगे, अदरवाइज ऐसा रहेगा। तो इससे लगा के इस फॉर्मूला को लगा के भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, है ना। तो ये हो गया गास लॉ। व्हाट इज गास लॉ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज enclosed by that surface, ठीक है। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerging through a closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface। ये उसका स्टेटमेंट हो गया। तो ये आता है एग्जाम में। एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस भी पूछते हैं, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस क्या है? सो नाउ आई एम राइटिंग इट्स अ सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस जो है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट्स अ सिग्निफिकेंस। I am going to write significance. So significance है एग्जाम में आता है what is Gauss law and what is its significance. So now next I am going to write significance. What is significance? Its significance is that we can calculate E vector or D vector very easily
फॉर सिमेट्रिक केसेस। सिमेट्रिक केसेस मतलब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे मैंने कहा आपको जो है वायर है, रोयल दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सीट है, सीट ऑफ चार्ज रोएस फॉर्म में दिया हुआ है ना। आपका चाहे आपका बोल सकते हैं इसको स्फीयर है, स्फेरिकल चार्ज, जो कि आपको इस तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ है। स्फीयर है ना, स्फीयर है, एक पर्टिकुलर एरिया से इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया है। सरफेस है, चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये इनफाइनाइट के केस में मोस्टली हम लोग निकालते हैं। रोयल है तो एक जो वायर है इस तरह से, इसमें रोयल दिया। तो सिमेट्रिक कैसे हो, नॉन सिमेट्रिक हो तो नहीं, नॉन सिमेट्रिक नहीं, ऐसा इस तरह का कोई इस तरह का सरफेस दिया है तो नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कोई सरफेस दिया है, इस तरह से सरफेस बना दिया, ऐसा कुछ भी सरफेस बना दिया क्लोज, ऐसा नहीं। सिमेट्रिक होना चाहिए, क्यूब हो, पैरेलल हो, है ना, इस तरह से आपका तभी हो सकता है। या एक वायर दिया हो, आपका स्फीयर दिया हो, तो ये सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो सिमेट्रिक चार्जेस, तो इन केस ऑफ सिमेट्रिक चार्जेस यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इजीली। कूलम लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। कूलम लॉ में क्या इंटीग्रेशन करना पड़ता है और थोड़ा सा इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहाँ पे नहीं होता। ये कह रहा है गास लॉ से, ठीक है। सो गास लॉ के बिना आप जो है उसको कैलकुलेट कर, जो कूलम लॉ के बिना आप कैलकुलेट कर सकते हो किसके, सिमेट्रिक चार्जेस की। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि नॉन सिमेट्रिक हो, है ना, तब नहीं कर सकते। फिर अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यही देखते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन से भी एक क्वेश्चन हो सकता है, एप्लीकेशन से भी। तो आज आप याद रखिएगा गास लॉ और उसको जो है सिग्निफिकेंस क्या है। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ ई और डी रहता है, इसमें आप रिवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिवर्स दोनों। एक तो जो है ई और क्यू दिया है तो ई और डी कर सकते हो। ई और डी भी दिया अगर किसी रीजन में, तो किस चार्ज की वजह से आ रहा है या किस रीजन में कितना चार्ज ट्रैप्ड है वो भी आप निकाल सकते हो। ये हम देखेंगे अभी, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अबाउट है गास लॉ है। गास लॉ क्या कहता है, मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं। Q जो जाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी मर्ज होगा क्लोज सरफेस से, जाई इज इक्वल टू Q, जितना टोटल ट्रैप करेगा दैट इज इक्वल टू D वेक्टर डॉट DS वेक्टर। ऐसा इस तरह से क्लोज सरफेस जितना चार्ज होगा, है ना, जितना चार्ज। जैसे मैं बोलूं अगर ये रीजन है ऐसा जो कि क्लोज सरफेस है, अब इसमें Q1 चार्ज भी है, Q2 भी है, Q3 3 चार्जेस है, तो ये यहाँ पे हम इसको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखेंगे ऐसा, क्योंकि इसमें पूरे ये जो रीजन है, इस रीजन में अगर मैं अप्लाई करूं, मतलब इस रीजन से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 निकलेगा ऐसा, इस तरह से। अगर मैं सपोज एक ऐसा रीजन दे दिया, ये देखिए इस रीजन से कितना फ्लक्स निकलेगा बोलूंगा, और चार्ज मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस रीजन से फ्लक्स 0 निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस रीजन जो है इस चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है ना। और किसी को मैं बोलूंगा ऐसा, ये वाले जो रीजन है वहां से कितना निकलेगा ऐसा, किसी को मैं बड़ा सा बना दिया ऐसा सिलेंडर, इससे कितना निकलेगा तो बोलूंगा जाई निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज को वो इनक्लोज करेगा। तो ये है एप्लीकेशन उसका, कि जितना चार्ज इनक्लोज करेगा उसके बराबर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस रीजन से निकलेगा, ठीक है। तो ये हुआ, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं गास लॉ, गासेस लॉ। और जब कभी भी ऐसा लिखते हो D वेक्टर डॉट DS वेक्टर दैट इज इक्वल टू Q, तो Q कई बार हमको जो है पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा, है ना, कोई जरूरी नहीं है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो सकता है उसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो ये आपका रोयल के टर्म में दिया हो तो रोयल DL ऐसा करके इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर यही मेरा सरफेस चार्ज हो तो इसको डबल इंटीग्रेशन रो एस DS करके करेंगे, ठीक है, चार्ज टोटल चार्ज के। अगर यही मेरा वॉल्यूम है तो रो वी dV ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसको लिखेंगे। सो दिस Q कैन बी लाइक दिस, इस तरह से जो भी दिया हुआ, लाइन चार्ज दिया तो ये लगाएंगे, सरफेस चार्ज दिया तो ये लगाएंगे, ठीक है। इसको अप्लाई करके आप जो D, बिकॉज़ D इज एप्सिलॉन E,
करके आप ई निकाल सकते हैं। सो ई इज नथिंग बट d अपॉन एप्सिलॉन ऐसा, where epsilon is dielectric constant of the material of the medium जो भी है। तो इस तरह से आप उसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। सो आई एम राइटिंग न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018, ये 2018 में आ चुका है पहले। क्वेश्चन है गिवन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन, क्या दिया हुआ हमें, डी वेक्टर, गिवन डी वेक्टर इज इक्वल टू 0.3 r स्क्वायर ar, ठीक है, नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर में दिया है इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, ठीक है, इन फ्री स्पेस। हमें पूछा जा रहा है फाइंड ई वेक्टर, कहां पे, एट पॉइंट P, जिसका हमें r दिया है 2, थीटा दिया है 25 डिग्री एंड फाई दिया है दैट इज 90 डिग्री। दो एंगल है, मतलब वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। फिर बी पार्ट बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है टोटल चार्ज विद इन द स्फीयर, टोटल चार्ज within the sphere r is equal to 3 and c part बोल रहा है total charge within sphere r is equal to 4, ठीक है। ये निकालना है, तीनों निकालते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि d आपको दिया है फ्री स्पेस में, इस तरह से स्पेस में वेरी कर रहा है, ई निकालना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन 2018 में आया हुआ था ये। तो इसका ए पार्ट देखते हैं सबसे पहले। ए पार्ट हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, फ्री स्पेस में है। तो हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई लिखते हैं ऐसा, ठीक है। तो ई कैसे लिखोगे, ई वैल्यू इज इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो भी दिया आप लिख दीजिए वैल्यू। सो डी वैल्यू दिया आपको यहाँ पे दैट इज 0.3 r स्क्वायर, रेडियल कंपोनेंट है सिर्फ ar, ये थीटा है, फाई नहीं दिया है, ar दिया है, तो रेडियल कंपोनेंट ये d हो गया। एप्सिलॉन नॉट है 8.85 into 10 to -12, एप्सिलॉन की वैल्यू लिखेंगे। और कहां पर बोल रहा है 8.p, r is 2, तो r यहाँ पे 2 है हमारा, है ना, R2 है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू रख दीजिए। तो ये मैं इसको कर देता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू E की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8.P। सो E at P, E at P मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो E at P you will have that is 135.5 AR, है ना, ये D, और यहाँ पे नैनो कूलम में था, याद करिए, तो नैनो कूलम में 10⁻⁹ यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 135.5 AR वोल्ट पर मीटर। ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट बोल रहा है टोटल चार्ज विद इन द स्फीयर r इज इक्वल टू 3, टोटल चार्ज विद इन द स्फीयर r इज इक्वल टू 3 बोल रहा है, ठीक है। तो बी पार्ट एक स्फीयर है ऐसा जिसका रेडियस r इज इक्वल टू 3 है, इसके अंदर कितना चार्ज है ऐसा, तो क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू, इस रीजन में d दिया है हमको, d दिया हुआ है, सो q इज इक्वल टू d डॉट ds ऐसा, इस तरह से, ठीक है। तो आप वैल्यू रख दीजिए। सो q इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन d की वैल्यू है दैट इज व्हाट, यहां पे लिखा हुआ है दैट इज 0.3 r स्क्वायर ar डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है यहां पे, है ना, 0.3 r स्क्वायर। अब ds क्या करेंगे, एक स्फीयर है ऐसा, आपको बताया था मैंने, स्फीयर है तो एक जैसे छोटा सा पैच लेते हैं हम लोग, ds, ये जो है ds, ये जो पैच है, तो आपको मैं बता चुका हूं कि ये r होता है, ये d थीटा होता है, तो ये जो बनता है यहाँ पे हमारा r d थीटा बनता है, और ये जो पार्ट है ये हमारा r sin थीटा बनता है, और ये फिर d फाई जाता है ऐसा।
तो ये जो ds जो एरिया है ये हमारा दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, सो दिस इज r sin थीटा d फाई करके बनता है ऐसा। तो आप जो ds लिखोगे यहाँ पे एरिया दैट इज r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई, बिकॉज़ r इज कांस्टेंट हियर, r इज कांस्टेंट व्हाट है, r इज 3 हियर। तो वहां पे आप लिखेंगे तो एक पैच है, इस पैच को जो है आप r इज इक्वल टू 0 से लेके r मेरा 3 कांस्टेंट है, तो जो है आपका थीटा और फाई वेरी कर रहा है, तो थीटा यहां से 0 से लेके पाई तक जाएगा, सो थीटा 0 से लेके पाई तक और फाई जो है 0 से लेके 2 पाई तक ऐसा। और फिर ds की वैल्यू और किधर जाएगा, एरिया में बताया था रेडियली आउटवर्ड ar डायरेक्शन है ना ऐसा। सो दैट इज ds वेक्टर, हियर इज ds जो एरिया है एंड दैट इज ar, तो ar डॉट ar हो जाएगा यहां पे, सो दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई और ar, सो ar डॉट ar 1 हो जाएगा, ar डॉट ar 1। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है इस तरह से, तो इसको आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.3, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये r टू द पावर 4 ऐसा, r टू द पावर 4 और यहाँ पे आ गया sin थीटा d थीटा d फाई, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सो यू विल हैव q इज इक्वल टू 0.3 r टू द पावर 4, तो r क्या था, 3 कांस्टेंट था, 3 टू द पावर 4 sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा लिमिट 0 से पाई, लिमिट 0 से लेकर पाई और फाई का सिंपली जो है फाई आएगा 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। आप इसको वैल्यू रख दीजिए, सो यू विल हैव वैल्यू q, सो q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, यू विल हैव 305 नैनोकूलम, अप्रॉक्सीमेटली 305 नैनोकूलम, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये नैनोकूलम में है, तो ये 10 पावर बार-बार जब कभी भी लिखोगे तो आपको जो है इसकी वैल्यू को लिखना है इनटू 10 पावर -9 ऐसा दिया है। तो q इज इक्वल टू 305 नैनोकूलम, देखिए ये गासला अप्लाई करके निकाला है अपन, गासला है ना। तो ये बोल रहा है टोटल चार्ज कितना है, तो ये बोल रहा जो स्फीयर है इसमें जो चार्ज रहेगा वो आपने निकाल लिया, कितना होगा, दैट इज 305 नैनोकूलम आएगा, 305 नैनोकूलम। तो ये हो गया हमारा इसका B part, total charge within the sphere r is equal to 3। नेक्स्ट है total charge within the sphere r is equal to 4, सेम उसी तरीके से करेंगे, r4 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो only difference is this, एक सिंपल तरीका भी है, जब पूरा कंप्लीट अगर स्फीयर वगैरह हो पूरा होल, तो आप सिंपली एरिया मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा, है ना। तो ये जो सी पार्ट में आ जाते हैं डी वेक्टर, सो डी वेक्टर इज अगेन ये सेम अप्लाई करेंगे ds वेक्टर, सो इट्स नथिंग बट जो है आपका थीटा जो 0 से पाई, पाई जो है 0 से लेके 2 पाई, क्यों, क्योंकि पूरा होल स्फीयर के लिए चाहिए, है ना। डी वेक्टर इज 0.3 r स्क्वायर इनटू 10 पावर -9, क्योंकि नैनोकूलम में है, इसका लिख दिया, और ds कितना आएगा बताया था ar डॉट ar करके, सो दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई। तो यहाँ पे r टू द पावर 4, तो r यहाँ पे रहेगा, r डॉट 4 बोल रहा है ना, तो ये 4 आपको कुछ नहीं करना है, सो q इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0.3 4 टू द पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा, sin थीटा का करोगे तो ये cos थीटा 0 से पाई और फाई का ऐसे 0 से 2 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो q इज इक्वल टू यू विल गेट, in this case you will have 965 नैनोकूलम, ऐसा कितना आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहा है वो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, सिंपली q जो है दैट इज इक्वल टू d, क्योंकि जो है रेडियल कंपोनेंट और आपका ds ऐसा करके इसका जो है ये सिंपली q इनटू जो d और ये 4 पाई r स्क्वायर ऐसा, तो ये जो इधर जो क्वांटिटी आ रहा था वो 4 पाई r स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पे सिंपली जो d था उसकी जो वैल्यू आ रही है 0.3 r स्क्वायर वो लिख सकते हैं वैसा, क्योंकि स्फीयर है टोटल एरिया वो 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, टोटल 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो d इनटू 4 पाई r स्क्वायर ऐसा। यहाँ पे भी यही आएगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी आप लिख रहे हो
ये जो r प्लस sin थीटा d थीटा d फाई कर रहा है, तो ये जो है अल्टीमेटली ये 4 पाई आएगा, ये 2 पाई इसका और sin का जब करोगे तो 2, तो 4 पाई ऐसे करके इसका आता है। सो दैट हियर यू विल राइट लाइक दिस, तो q into 4, क्योंकि स्फीयर के अंदर चाहिए ऐसा, तो हम लिखते हैं ऐसा d q upon 4 pi r स्क्वायर, तो r रेडियस का है, तो q पूछ रहा है, तो q d into 4 pi r स्क्वायर होगा ऐसा, इस तरह से ऐसे करके भी आप इसको न्यूमेरिकल को निकाल सकते हो अगर पूरा कंप्लीट स्फीयर है तो। ठीक है, तो ये तरीका है आपका गास लगा के चार्ज वगैरह कैसे निकाला आपने, किसी भी रीजन में कितना ट्रैप है, d दिया रहता है ना, कई बार हमको q दिया रहेगा तो d निकालना पड़ेगा, अभी हमको d दिया है तो आपने फील्ड निकाला और चार्ज निकाला, तो इस तरह से हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल और करेंगे, फिर आगे चलेंगे, इसको एक न्यूमेरिकल और करेंगे गास लॉ को अप्लाई करते हुए, फिर उसका जो है जैसे मैंने कहा जो चीज कूलम लॉ लगा के हमने लाइन चार्ज सरफेस चार्ज के लिए निकाला था, उसी को हम जो है कूलम लॉ के लिए कैसे जो है उसी को हम गास लॉ लगा के कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, वो भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने कहा 2018 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, डी दिया था, ई निकालना था और एक पर्टिकुलर रीजन क्लोज सरफेस है उसमें चार्ज कितना ट्रैप्ड है, r 3 स्फीयर है तो r 4 स्फीयर है, इस तरह से है, तो आप चार्ज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और